हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम परमाणु एवं अणु जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसमें आगे पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर बनता था उसमें हमने जितने भी हमारे दिए गए नियम थे उनके बारे में पढ़ लिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ा, फिर जो जॉन डाल्टन ने अपना जो सिद्धांत बताया उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं परमाणु की। आज हम प्रॉपरली परमाणु को स्टार्ट कर रहे हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु कैसे बताएंगे। हम ऐसे बताते हैं कि यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जिसे जिसे क्या नहीं किया जा सकता, जिसे शक्तिशाली जिसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। या सूक्ष्मदर्शी से भी देखना मुश्किल होता है। और दूसरी बात, और यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसको किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे हम कहते हैं परमाणु। तो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब ये तो हो गया परमाणु के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ स्टोरी के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो आज हम दोबारा से देखने वाले हैं। उन पे और स्टडी कैसे हुई वो हम देखेंगे आज। तो ये तो था परमाणु के बारे में। अब बात आती थी कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। देखिए परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे बताएंगे। जब परमाणु की बात आई तो ये देखा गया कि परमाणु का साइज कितना बड़ा हो सकता है। तो जो परमाणु का साइज है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे हमारा होता है ना मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे। अब परमाणु को एक स्फीयर यानी कि एक गोले के रूप में, छोटे से गोले के रूप में देखा गया जिसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, और उस त्रिज्या को किस में मापा गया, व्यास में। यानी कि उसके जो जो उसको व्यास को जो मापा गया वो मापा गया नैनोमीटर में। तो ये बताया गया कि जो इसका साइज होता है वो कितना होता है हमारा, 10⁻⁻9 मीटर होता है। 10⁻⁻9 मीटर। या फिर हम कुछ ऐसे बताते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। और अगर 1 मीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻9 नैनोमीटर। तो सोच के देखिए कि 10⁻⁻9 मीटर मतलब 1 बटे में 10, 9 उसके जीरो लगा दीजिए, इतना भाग। जैसे 1/100 का मतलब क्या है कि 100 का 1 भाग, मतलब कि जो उसका 100वां भाग जो हो गया उसका, उस 1 का 100वां भाग। उसी तरह 1000 कर दीजिए, उसका 1000वां भाग। तो 1/10⁹ इतना भाग, कितना ज़्यादा वो छोटा परमाणु का साइज हो गया। तो यहाँ से पता चला कि जो इसका साइज है वो नैनोमीटर में मापा जाता है, और ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। या देखा जाता है 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर। या 1 मीटर में बात करेंगे तो बदल जाएगा 10⁻9 नैनोमीटर में। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे सापेक्ष आकार दिखाए गए हैं। सापेक्ष आकार का मतलब देखिए, प्रॉपरली एक परमाणु के द्रव्यमान को ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज़ से हम ऐसे उसके साइज को निकाल लेंगे। हमें उसके लिए क्या करना पड़ा, क्योंकि उसका जो साइज है वो इतना छोटा था कि उसको देखना ही मुश्किल हो गया था। बिल्कुल ही छोटा, बिल्कुल ही इतना छोटा कि उसको देखना ही मुश्किल है। तो ये देखा गया कि उसका जो आकार है वो सापेक्ष मापा जाएगा, किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके उसका माप लिया जाएगा।
तो उसी प्रकार से बहुत सारे आपके दे रखे हैं, जैसे सेब का जो होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है, ये मीटर में दिए गए हैं, यानी 10⁻⁻1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है। चींटी का 10⁻³ मीटर हो गया। रेत के कण जो होते हैं 10⁻⁴ मीटर के हैं, इतने उनका आकार है, त्रिज्या है उनकी। हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है उसका 10⁻⁸ यानी कि 10⁻⁸ मीटर। उसी प्रकार ऐसे करते करते जब हाइड्रोजन का परमाणु देखा गया तो उसका मिला 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं लगभग 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। तो इतना उसका क्या मिला, साइज मिला। तो ये तो था परमाणु के साइज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो क्या है कि जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, विभिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के बारे में हमने पढ़ना था। देखिए उस टाइम क्या हुआ, जब जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत में उन्होंने अच्छे से जो है क्लियर किया कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण होगा जिससे मिलकर सारी चीज़ें बनी हैं। फिर उसी पर एक ये बात निकल कर सामने आई कि उन परमाणुओं को, उन तत्वों जो अलग अलग तत्व थे, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु थे, उनके बारे में उन्होंने बताया था। उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो उन अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणुओं को कैसे अलग अलग रखा जाए, यानी जब हम उसको लिखें तो कैसे पता चले कि ये उसका है और ये उसका है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ वहाँ पर सिंबल्स दिए थे, कुछ ऐसे साइन दिए, कुछ ऐसे निशान बनाए जिनसे पता चला कि कौन सा परमाणु जो है किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा लिखे गए कुछ परमाणुओं के प्रतीक हैं। जैसे हाइड्रोजन को दिखाया गया ऐसे कि एक ऐसे सर्कल बनाकर उसमें छोटी सी बिंदी जो है ये दिखाया गया हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। उसी प्रकार कार्बन के परमाणु को दिखाया गया सर्कल बनाकर, उसके अंदर से हल्का सा डार्क कर दिया गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु को दिखाया गया, बिल्कुल अंदर से खाली छोड़ दिया। फास्फोरस का जो है, सल्फर का, आयरन का, उसके ऐसे सर्कल बनाकर उसके अंदर आई लिख दिया गया। सिल्वर की बात करें तो उसके अंदर एस लिख दिया गया। कॉपर की बात करेंगे तो सी लिख दिया गया। सीसा जो होता है एल लिख दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक जो उन्होंने दिए कि ये प्रतीक जो हैं ये उन परमाणुओं के हैं जो अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे अलग अलग तत्व, कार्बन अलग तत्व है, सल्फर अलग तत्व है, आयरन अलग है। तो इनके अलग अलग परमाणुओं को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रतीक जॉन डाल्टन ने दिए थे। लेकिन आधुनिक समय यानी कि आज के समय में कैसे दिए गए हैं वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो जॉन डाल्टन ने दिए थे। क्योंकि आज तो 118 आपके तत्व जो मौजूद हैं जिनसे सारा संसार मिलकर बना है ये माना जाता है। तो उन सभी के जो एक एक, ऐसा तो नहीं, ये तो कुछ गिने चुने ही हैं। अगर इतने सारे तत्वों के अगर प्रतीकों को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, वो आधुनिक समय में बताया गया, आधुनिक साइंटिस्टों ने बताया। तो जो ये अभी आता है हमारा, वो आता है IUPAC, जिसको बोला जाता है IUPAC। ये हमारा एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो क्या बताती है, देखिए इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, उस संस्था ने बताया कि जितने भी संसार में पाए गए तत्व हैं उनके प्रतीकों को कैसा लिखा जाएगा, ताकि पूरे देश विदेश के हर एक जगह पर अगर उस तत्व को लिखा जाए तो हर जगह पर उस तत्व को वैसे ही लिखा जाएगा जो इस संस्था ने बताया। तो इस संस्था के द्वारा क्या बताया गया कि जो आपके जितने भी तत्व हैं उनको कैसे लिखा जाएगा, उनके जो नेम हैं, उनके जो नाम हैं, उनके नाम के पहले अक्षर और उसके बाद वाले किसी अक्षर से बनाकर उसको लिखा जाएगा। या तो केवल और केवल पहले अक्षर से लिख दीजिए,
या उसके बाद एक और अक्षर लीजिए और उन दोनों से उसका प्रतीक बना दीजिए। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि पहले अक्षर को लिखा जाएगा बड़ा और दूसरे को छोटा। यानी जो होता है ना, पहला लेटर हमारा बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होता है, और दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर। तो बड़े और छोटे ऐसे बनाकर लिखा गया। अब जैसे बहुत सारे हम देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम को लिखा गया, अगर पूरा वर्ड लिखें एल्यूमिनियम, तो इसको लिखा गया कैपिटल ए और स्मॉल एल से। इसको कभी भी कैपिटल ए और कैपिटल एल से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि प्रतीक को बताया गया, क्योंकि इस संस्था ने बताया कि पहले लेटर को बड़ा रखना है और बाद वाले को छोटा रखना है। उसी प्रकार देखिए बहुत सारे हैं ऐसे जिनको लिखा गया, जैसे और हम देख सकते हैं हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम, तो इसको कैपिटल ई और स्मॉल, कैपिटल एच और स्मॉल ई इससे लिखा गया। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पहले लेटर से ही लिख दिया गया। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर इंग्लिश में लिखें तो ये होगा हमारा हाइड्रोजन, और इसके पहले अक्षर से लिख दिया गया एच से। तो बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनके सिर्फ पहले अक्षर से ही, पहले लेटर से ही बना दिया गया, या बनाया गया पहले और उसके अलावा कोई और एक ले लिया गया उसके नाम में से और उनसे उसके प्रतीक को बनाया गया। लेकिन इनमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम कुछ और हैं लेकिन लिखा कुछ और जाता है। जैसे बात करते हैं सोडियम की, जो आपको इसमें दिया होगा, ये रहा देखिए। सोडियम की अगर बात करें तो नाम तो है सोडियम, नाम क्या है, सोडियम, लेकिन लिखा गया Na से। तो ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रतीक थे जिनका क्या किया गया, उनकी भाषाओं के, जैसे ग्रीक है, यूनान है, बहुत सारी ऐसी भाषाओं के आधार पर ही उनके नामों को बनाया गया। जैसे सोडियम में जो Na है, इसका जो लिया गया है, ये लिया गया नेट्रियम से। किससे? नेट्रियम से लिया गया है, इसलिए वहां से नेट्रियम के पहले दो अक्षरों से Na बनाया गया, जिसका अर्थ सोडियम था। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं पोटाशियम की, नाम है पोटाशियम लेकिन लिखा जाता के से है, तो इसको भी देखा गया कि जो जो हमारा पोटाशियम है वो के से लिखा गया। उसी प्रकार ये भी भाषा के आधार पर केलियम के अनुसार लिखा गया। फिर हमने देखा बहुत सारे और हैं, जैसे हम बात करेंगे पोटेशियम हो गया हमारा, सोडियम हो गया, या फिर हम बात करते हैं आयरन की। आयरन में आपको दिख रहा होगा कि Fe से लिखा गया, तो ये वर्ड आया हमारा फेरम वर्ड था उससे, जिसका आयरन से लिखा गया फिर इसको, क्योंकि उसका मतलब आयरन यानी कि लोहा, तो फेरम वर्ड से। तो यानी बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनको उनकी भाषाओं के आधार पर, उनके नाम के आधार पर, उनके अर्थों के आधार पर लिखा गया, चाहे उनको बोला कुछ जाता हो, लेकिन जो उनके प्रतीक बनाए गए वो उनकी भाषाओं के आधार पर बना दिए गए। बहुत सारे ऐसे थे जो जहाँ से प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर बना दिए गए, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये ऐसे इनके नाम पर प्रतीक बना दिए गए। तो प्रतीक अगर आप आज से समझ गए हों तो प्रतीक लिखना आपको आ गया होगा कि प्रतीक कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम कुछ और हैं और लिखना कुछ और पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे तत्व मिलेंगे उस आवर्त सारणी में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको आवर्त सारणी करवाई थी। आवर्त सारणी में देखना बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके आप नाम अगर प्रैक्टिस करो तो आपको याद भी हो जाएंगे। उनके सिर्फ आप सिंबल को देखकर ही बता पाओगे। एन से नाइट्रोजन बन गया, ओ से ऑक्सीजन बन गया, एच से हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे SI लिखोगे आप, तो मैं अगर बात करूंगा कि आप कैल्शियम लिखिए तो आप Ca लिखोगे। तो इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब बार बार इनका प्रयोग आप करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये तो था इनके नामों के बारे में, इनके प्रतीकों के बारे में, क्योंकि आधुनिक प्रतीक जो दिए गए वो दिए गए IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अनुसार, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और जो डाल्टन ने जो हमारा अपना सिद्धांत बनाया उसके आधार पर बहुत सारे जो प्रतीक है वो दिए गए, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। प्रतीक बनाकर आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बताइए डाल्टन के अनुसार ये प्रतीक किस तत्व का था।
तो आपको उसका नाम लिखना होगा या आपको नाम दिया जाएगा, उसके प्रतीक को आपको ढूंढना होगा। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है परमाणु द्रव्यमान। अब बात रही, देखिए हमने परमाणु के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, अब एक चेन के रूप में उसको याद रखिए। हमने परमाणु को पढ़ लिया, क्योंकि पहले तत्वों पे खोज हुई, तत्व बने परमाणुओं से, मतलब तत्वों में पाए गए कि परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणुओं की खोज हुई। परमाणु के ऊपर भी बहुत सारी बातें बताई गई कि परमाणु का साइज क्या होता है, फिर उनका प्रतीक क्या लिखा जाएगा। फिर उसी तरह आगे बढ़कर ये बात भी सामने आई कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। अब ये कैसे समझ में आया, देखिए डाल्टन ने क्या किया था, जब अपने सिद्धांत को दिया तो वहां पर दो सिद्धांत और दो नियम बताए गए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। और जो स्थिर अनुपात का नियम था वो यही बताता था कि उसका जो अनुपात है, किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात है जिससे वो मिलकर बने हैं, उनका जो अनुपात है वो सेम रहता है, फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे कि वाटर यहाँ से ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, H2 और ऑक्सीजन एक ही मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ की ले लीजिए, बाहर की ले लीजिए, C1 और ऑक्सीजन 2 मिलेंगे, इसी प्रकार से। तो यहीं से बात आई कि इनके द्रव्यमान को कैसे मापा जाए, इनके द्रव्यमान को कैसे निकाला जाए, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। तो वहीं से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी खोज शुरू कर दी कि द्रव्यमान के ऊपर खोज की जाएगी। लेकिन फिर वही बात आई, जैसे साइज के ऊपर बात की हमने, कि इतने छोटे होते हैं परमाणु कि जिनका द्रव्यमान निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको परमाणु को हमने लिया और किसी चीज़ पे रख दिया और द्रव्यमान आ गया उसका, ऐसा तो नहीं है। तो उसको निकालने के लिए क्या किया गया, वही चीज सापेक्ष द्रव्यमान निकाला गया। क्या निकाला गया? सापेक्ष द्रव्यमान। अब जब सापेक्ष द्रव्यमान की बात हुई, सापेक्ष का मतलब क्या है? एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, यानी दूसरे को देखकर निकाला गया, दूसरे के साथ कंपेयर करके, उसके साथ अंतर कर कर फिर निकाला गया। तो उसके लिए क्या हुआ, ऐसे देखिए, अब बात है इतने सारे तत्व हैं, अब इतने सारे तत्वों का किसके साथ निकाला जाए, तो ये देखा गया कि जिसके साथ वो ज्यादातर अभिक्रिया करते हैं उसके साथ देखा जाएगा। तो वहां पर क्या आया, वहां पर उस समय पर यह मिला कि सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील था वो था ऑक्सीजन। क्या था? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के जितने भी यौगिक थे बहुत सारे पाए जाते थे। ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे तत्व मिले जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुके थे, यानी करते हैं, और इसीलिए उनका ऑक्सीजन के सापेक्ष द्रव्यमान निकालना आसान था। तो वहां पर बताया गया कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 होता है, तो उसके 1/16 भाग, कितने? 1/16 भाग के विद रिस्पेक्ट टू देखा गया उनका द्रव्यमान कितना होगा। यानी हर एक जो परमाणु होगा उसका द्रव्यमान ऑक्सीजन के परमाणु के 1/द्रव्यमान के 1/16 हिस्से के क्या होगा? बराबर होगा। ये देखा गया। अब वहां से दो बातें सामने आई। पहली चीज तो क्या कि उनको क्या अच्छी चीज मिली? पहली चीज तो ये मिली जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी लिख रखी है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत अभिक्रियाशील था और उसके जो यौगिक थे वो बहुत ज्यादा पाए गए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन के द्वारा निकाले गए जितने भी द्रव्यमान थे उसके सापेक्ष जितने द्रव्यमान निकाले गए बाकी सारे तत्वों के, तो वो एक पूर्णांक के रूप में आए, यानी पूर्णांक के रूप में मिलते थे बहुत सारे हमें। पूर्णांक के रूप में कैसे कि पूरा 23 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, ऐसे पूर्णांक के रूप में द्रव्यमान निकले। लेकिन आगे चलकर और खोजें की गई तो वहां से आया कार्बन 12, और वहां से मान लिया गया कि अब जितने भी सापेक्ष द्रव्यमान निकाले जाएंगे वो कार्बन 12 के ही विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 के ही सापेक्ष निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो जितने भी कंपाउंड है, यानी कि जो कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उन वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पूरे संसार में सबसे ज्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। तो कार्बन हर एक तत्व के साथ क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है। तो हर एक का वो द्रव्यमान भी आसानी से बता पाएगा। तो कार्बन का एक आइसोटोप लिया गया, यानी कार्बन का कार्बन 12 लिया गया, और कार्बन 12 के यानी इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है, कितना होता है इसका परमाणु अगर निकाला जाए तो कार्बन 12 होता है। तो कार्बन 12 के 1/12वां हिस्सा
1/12वां हिस्सा, इसके सापेक्ष निकाला गया हर एक का द्रव्यमान। अब वो कैसे निकाला गया वो आपके एनसीईआरटी बुक से अच्छे से समझा रखा है आपको कि मान लीजिए एक तरबूज है, ठीक है, ये हमारा कार्बन है और इसके 12 भाग कर दिए गए हैं। मतलब क्या कर दिए गए, इसके 12 भाग कर दिए गए। कार्बन 12 है ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान 12 है, तो इसके अगर 12 भाग कर दिए जाएं तो हर एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना होगा, एक एक बन जाएगा। 12 का मिलाकर पूरा कार्बन 12 बन गया, मतलब हर एक का क्या बना, एक, और उसके पीछे एक इकाई लिखी गई U। क्या लिखा गया, U, जो आपको दिख रहा होगा, जो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई लिखी गई U। तो यानी हर एक का एक U होगा। क्या होगा, एक U होगा। तो यहां से अगर इसका 12वां हिस्सा निकाल लिया, ये कौन सा हिस्सा है, 12वां हिस्सा। कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा का मतलब क्या है कि 12 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा, ये उसका 12वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, 12वां हिस्सा। अब इस 12वें हिस्से के सापेक्ष सभी द्रव्यमान बता दिए गए। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, इस 12वें के सापेक्ष कोई और किन्हीं अन्य दो चीजों को तोल कर देखा, तो वो चीजें मान लीजिए क्या थी आपकी, यहां पर तो दो रखी गई हैं, यहां पर मान लीजिए आपका कार्बन 12 है। कार्बन 12 समझ जाइएगा कि कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा लिया गया है। कार्बन के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12 भागों का 12वां हिस्सा लिया गया है और इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके ही सापेक्ष द्रव्यमान निकाला गया। मान लीजिए हमने द्रव्यमान निकाला हाइड्रोजन का सबसे पहले, तो हमें पता हाइड्रोजन का होता है 1U होता है। तो इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये पढ़ा जाएगा कि इसका 1U द्रव्यमान कैसे पढ़ा जाएगा कि ये जो द्रव्यमान है ना हाइड्रोजन का, ये कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से का 1 गुना है। क्या है, 1 गुना है। हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन के, हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें हिस्से का, 12वें हिस्से का 1 गुना है। यानी इसका जो 1U है ना, वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 1 गुना है। उसी तरह अगर मैं यहां पे लिख दूं, मान लीजिए हमने कोई और लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहां पर ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 16 गुना है। किसका, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें हिस्से का 16 गुना है। उसी तरह अगर मैंने यहां पर रख दिया, मान लीजिए नाइट्रोजन का रख दिया, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। तो ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 14 गुना है। इसी प्रकार से जो है द्रव्यमानों को निकाला गया, यानी सभी के जो सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 के सापेक्ष ही निकाले गए। तो इस प्रकार से पता चलता गया कि किस तरीके से द्रव्यमान को जो है वो निकाला जा सकता है। अब आपको यहाँ पर टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको अच्छे से बताया गया है। हाइड्रोजन का 1U होता है, U इसकी इकाई है। कार्बन का 12U होता है, नाइट्रोजन का 14U होता है। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर इसका कितना द्रव्यमान आना था, अगर कार्बन के 12 का है और मैं निकाल रहा हूं कार्बन का ही द्रव्यमान, किसका निकाल रहा हूं, कार्बन का ही द्रव्यमान निकाल रहा हूं, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। तो कैसे पढ़ा जाएगा, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वें हिस्से का, किसका, 12वें, मतलब कि कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्से का 12 गुना होगा। मतलब इसके कार्बन 12 के जो 1/12वां हिस्सा होगा ना, उसका 12 गुना करके देखिए कितना आया, 1। तो मतलब जो 12वें हिस्से का द्रव्यमान है ना वो 1 है, इसका 1 होगा तो ऐसे ऐसे 12 का कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल कार्बन का कितना था, 12 ही तो था। कुछ समझ में आया कि एक हिस्से का कितना निकाला जाए, एक हिस्से का कैसे पता चला, इसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं कि कार्बन का टोटल होता है 12, हमें पता है कार्बन का टोटल कितना होता है 12। तो यानी कि कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से का 12 गुना, 1/12वें हिस्से का 12 गुना करके देखा तो पहले हिस्से का क्या आया, 1। तो इसका 1U 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 ऐसे करके 12U बन गए। पूरे कार्बन का कितना बना, 12U बना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U
ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, इसी प्रकार से क्लोरीन का 35U पॉइंटों में भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्यमान को जो है बताया गया। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान के बारे में कि परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकाला जा सकता था, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं निकाला जा सकता, किसी के सापेक्ष ही निकाला जा सकता था, वो हमने ऐसे देखा। उसके बाद हम बात करते हैं कि परमाणु जो है किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु जो है वो किस प्रकार अस्तित्व में होंगे, यानी कि वो किस तरह से रहते हैं। देखिए, परमाणु जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो, बहुत से तत्वों के परमाणु जो है वो अकेले भी रह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु जो हैं वो क्या करते हैं, आबंध बनाकर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं। आबंध दो तरह से बनता है, या तो वो किसकी तरह रहेंगे, अणु, या फिर यौगिक। क्या होंगे, या तो वो अणु बनाएंगे या बनाएंगे यौगिक। यानी कि मान लीजिए कोई भी तत्व है हमारा, और उस तत्व में जैसे हाइड्रोजन है, कभी भी आप हाइड्रोजन को अकेला लिखे हुए नहीं देखते, किसी भी समीकरण में देखोगे तो H2 लगा मिलेगा नीचे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, आबंध बनाकर रहता है। और अगर हम बात करें किसी भी और अन्य तत्वों की, मान लीजिए जैसे बात करते हैं नियोन की, हीलियम की, ये अकेले रहते हैं, इनमें कहीं 2 या 3 कभी भी नहीं लगा होता। तो बहुत सारे ऐसे तत्वों के, बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जो अकेले भी रहते हैं, मतलब जो उनको अकेला भी रखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु भी हैं जो आबंध बनाकर रहते हैं। आबंध वो दो तरह से बनाएंगे, या तो बनाएंगे अणु और या बनाएंगे यौगिक। और अणु और यौगिक क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज हमने बात कर ली है परमाणुओं के बारे में अच्छे से। परमाणु क्या है, परमाणु के किस तरीके से प्रतीक दिए गए हैं, आधुनिक प्रतीक क्या है, डोल्टन ने क्या क्या बताया था। उसके बाद हमने देखा कि जो परमाणु है उसका आकार और उसका द्रव्यमान कैसे, किसके सापेक्ष निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। फिर हमने ये देखा कि जो परमाणु हैं उनको लिखना, उनके नाम को बनाना, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार फिर हमने देखा कि जो ये परमाणु है इनका अस्तित्व कैसे होगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु भी हैं जो आबंध बनाकर रहते हैं, या तो वो अणु बनाएंगे या वो बनाएंगे यौगिक, और जो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।